नागालैंड में मोदी की लहर, त्रिपुरा में मोदी की सुनामी, मेघालय में भी मोदी का सिक्का, पूर्वोत्तर में विलुप्त हुआ विपक्ष, पूर्वोत्तर को मोदी पर है भरोसा। तेईस के नतीजे, 24 की झलक। मोदी का जादू 2024 में महागठबंधन पर भारी पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। विपक्ष को लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम हो रही हैं। विपक्ष को लगता है कि महंगाई आसमान छू रही है। विपक्ष को लगता है कि मोदी संवैधानिक संस्थाओं को कुचल रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि देश में अघोषित आपातकाल लग चुका है। विपक्ष जोर जोर से चिल्ला रहा है, देश की जनता को सुना रहा है, लेकिन पब्लिक है कि विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तमाम हो हल्ला और शोर शराबे के बावजूद देश के वोटर को अब भी मोदी शाह की जोड़ी पर ही भरोसा है। उसे लगता है कि अब मोदी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है, और यही वजह है कि जो पूर्वोत्तर आजादी के बाद से ही कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ रहा, वहां अब मोदी की सुनामी चल रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। पूरे देश में विपक्ष हाशिए पर सिमटता जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या पूर्वोत्तर में मोदी की सुनामी का असर बिहार पर भी दिखेगा? क्या मोदी का जादू 2024 में महागठबंधन पर भारी पड़ेगा? तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय विधानसभा चुनाव के जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं, उसने विपक्ष को सन्न कर दिया है। मोदी की सुनामी में विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। विपक्षी दलों में मातम का माहौल छा गया है, तो वहीं बीजेपी में जश्न का दौर शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पूर्वोत्तर में जीत और दिल्ली में होली। ये तस्वीर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता होली और दिवाली साथ साथ मना रहे हैं। मनाए भी क्यों नहीं, पार्टी का प्रदर्शन ही कुछ ऐसा है। आप देखेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होली से पहले होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता देखिए होली खेल रहे हैं जीत के जश्न में। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है और दोनों ही जगहों पर बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है। जबकि मेघालय में कॉनरॉड संगमा की पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तैयारियां की हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं जो कि जीत का जश्न मना रहे हैं। ये देखिए तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हनुमान के वेशभूषा में भी ये कार्यकर्ता आए हैं जो कि जीत से उत्साहित हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, पूर्वोत्तर में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? ये पूर्वोत्तर में जो नॉर्थ ईस्ट में जीत हुआ है, केवल तो कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और विशेष रूप से मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सीटों की बात करें तो नागालैंड में 60 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत से काफी ज्यादा सीटें जीत ली हैं। बीजेपी प्लस यानी एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 38 सीटें आई हैं।
एनपीएफ को 2 सीटें मिली हैं, जबकि एनपीपी 4 सीटें हासिल कर पाई। वहीं अन्य के खाते में 16 सीट गई है। यही हाल त्रिपुरा में भी है। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। यह बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है। बीजेपी प्लस यानी एनडीए के खाते में 33 सीटें गई हैं, जबकि सीपीआई-एम और उसके गठबंधन ने 14 सीटें हासिल की और टीएमपी को 13 सीटें मिली हैं। मेघालय की बात करें तो यहाँ त्रिशंकु विधानसभा जैसे हालात हैं। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है जो 27 सीटों पर जीती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई, जबकि टीएमसी को भी 5 सीटें मिली हैं। वहीं अन्य के खाते में 20 सीटें गई हैं। कयास ये है कि एनपीपी के कॉनराड संगमा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी यहाँ भी बीजेपी के लिए अच्छे दिन ही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में मिली इस जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चौगुना कर दिया है। साथ ही 2023 में 2024 की झलक दिखाती इस जीत ने बता दिया कि मोदी का जादू अब भी सिर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से लखबीर सिंह शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं देखिए, नागालैंड में बिहार की रीजनल पार्टियों ने भी किस्मत आजमाया था। बड़ी बात यह रही कि नागालैंड में 2 सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपी आर को जीत मिली है, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को बस 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जहां चिराग पासवान की एलजेपी आर को 6% वोट मिले हैं, तो नीतीश कुमार की जेडीयू को मात्र 4% वोट मिले हैं। वैसे जेडीयू के खाते में पिछले विधानसभा चुनाव में भी 1 ही सीट आई थी, लेकिन वोट का प्रतिशत 4.5 से घटकर 4% रह गया है, जिसकी वजह से जेडीयू का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना पर पानी फिर चुका है। इससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार पर भारी पड़े हैं। जनताओं में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इकबाल खत्म है। जो अपने स्टेट में अपने को नहीं एस्टेब्लिश कर सके, वो बाहर कहाँ से होंगे। चिराग फैक्टर ने असर डाल दिया आपको नागालैंड में भी, और राष्ट्रीय पार्टी बनने में कहीं फिर से एक बार रोड बन गए चिराग फैक्टर? चिराग फैक्टर्स को कोई लेना देना नहीं है, जनता है। जनता सही समय में जवाब देगी, मैं ही कहूँगा भाई, किसी को क्यों कहूँ, चिराग को लेना देना नहीं। जेडीयू को नुकसान नागालैंड में चिराग फैक्टर? अब एक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो फैक्टर तो देखबे किए कि भाई चचा भतीजा में फाड़ हो गया, वही फैक्टर काम किया। अब और आने वाला कल में देखते ही जाइएगा क्या क्या होगा। तो बिल्कुल मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है। पूर्वोत्तर की जंग जीतने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगाया। मोदी की बीजेपी को हराने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई। विपक्ष ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही विपक्ष ने महंगाई को 7वें आसमान पर बताया। पीएम मोदी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया गया। विपक्ष की ओर से लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का पीएम मोदी पर आरोप लगाया गया। देश में अघोषित आपातकाल लगने की बात कही गई। मोदी सरकार पर खून की दलाली करने का आरोप लगाया गया। चीन के हाथों देश की जमीन गिरवी रखने का आरोप लगाया गया मोदी सरकार पर। इतना ही नहीं, किसानों के साथ धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया। मोदी सरकार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। यहां तक कि जाति धर्म के आधार पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया गया। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। जगह जगह पर वो गए। भ्रष्ट नेताओं पर जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से कार्रवाई की गई, उस पर विपक्ष ने निशाना साधा और विपक्ष ने कहा कि जानबूझकर विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार की नीतियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। विपक्ष की ओर से मोदी सरकार की नीतियों को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई। यहां तक कि विपक्षी एकता का राग अलापा गया। विपक्ष को एकजुट करने का आह्वान किया गया। तो विपक्ष के इन तमाम हथकंडों के बावजूद पूर्वोत्तर में बीजेपी की सुनामी चली। बीजेपी की सुनामी में पूरा विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया।
अब दिल्ली दूर नहीं, अब पूर्वोत्तर दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो समझिए। अब मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई। यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि मोदी सरकार ने कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। तो हर गांव बिजली अभियान चलाया गया मोदी सरकार की ओर से। 46 लाख से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। डीबीटी के जरिए खातों में पैसे डाले गए। योजनाओं का डायरेक्ट लाभ जनता तक पहुंचाया गया। किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खातों में डायरेक्ट डाला गया। देश के बुनियादी ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत किया गया। सीमा सुरक्षा के लिए बेजोड़ ढांचा खड़ा किया गया। चीन से लगी सीमा पर पुल, टनल, सड़कें बनवाई गई। भ्रष्ट नेताओं को जेल पहुंचाया गया मोदी सरकार की ओर से। मोदी सरकार ने यहां तक कि पीएफआई पर बैन लगाया। पीएफआई के दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। देश में पीएफआई की कमर तोड़ी गई। आतंकियों से देश को सुरक्षित किया गया। आतंकी हमलों और बम धमाकों से देश को सुरक्षित किया गया। तो मोदी सरकार के इन्हीं जनहित योजनाओं की वजह से, जनहित कार्यों की वजह से इस तरीके के परिणाम देखने को मिले हैं, जो कि पूर्वोत्तर में कल देखने को मिले। 2024 में महागठबंधन पर क्या मोदी का जादू भारी पड़ेगा, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, मोदी का काम जो है वो अपनी जगह है। लोगों को मोदी के काम पर पूरा भरोसा है। लोगों में मोदी शाह की जोड़ी पर भरोसा है। विपक्षी एकता में दम नहीं दिखता। विपक्षी एकता की बात बेबुनियादी सी दिखती है। विपक्ष के आरोप बेदम साबित हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद चारा घोटाले में जेल की हवा खा चुके हैं। लालू प्रसाद सजायाफ्ता कैदी भी रह चुके हैं। बिहार में सीएम पद पर घमासान है। विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी घमासान है। पीएम पद के चेहरे पर घमासान बिहार में छुड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और विपक्ष ने अलग तरह के आरोप और अलग तरह की रणनीतियां अगर नहीं बनाई, तो 2024 में मोदी का जादू महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको छपरा से बताते चले, जहां अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। फायरिंग में पुलिस जवान जख्मी हो गया है। घायल जवान को पटना रेफर किया गया है। गरखा थाना क्षेत्र की पूरी घटना, फायरिंग के बाद अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी छपरा से, जहां पर फायरिंग की गई अपराधियों की ओर से, और इस फायरिंग में पुलिस का एक जवान जख्मी हो गया। जवान को फिलहाल पटना रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। गरखा थाना क्षेत्र की पूरी घटना, फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और खबर हाजीपुर से है, जहां बेखौफ बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया है और मारपीट कर खनन विभाग के पदस्थापित 2 सैफ जवानों को जख्मी कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गंडक पुल के पास की है। घायल दोनों सैफ जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बारे में घायल सैफ जवान ने बताया कि अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर से ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ा गया। तब ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी का पीछा करते हुए सैफ जवानों की गाड़ी को पुल के बीचों बीच ले गए और फिर 50 की संख्या में जुटे बालू माफियाओं ने दोनों सैफ जवान को घेरकर मारपीट की। बालू माफियाओं ने दोनों सैफ जवानों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद किसी तरह भागकर सैफ जवानों ने अपनी जान बचाई है। गाड़ी पकड़ा था बालू वाला, उसमें 40-50 आदमी जुट गया। जो गाड़ी बैठे गाड़ी मार्च पर ले चल के तो मार्च नहीं किया, पीछे में गाड़ी बैठ करने लगा, पुल पर ढेला दिया, वो पुल में लेकर भागने लगा। उधर भी ऐसे करना, फिर आगे बीच में पुल रोक के 50 आदमी घेर के हम लोग को मारने लगा। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पदस्थापित है? पदस्थापित कहाँ है? क्या नाम हुआ आपका? और वहीं बेगूसराय के गढ़पुरा में लोगों ने एसटीएफ के 2 जवानों की उस वक्त जमकर पिटाई कर दी जब वो सिविल ड्रेस में सकरा गांव के पास घूम रहे थे। लोगों ने उन्हें अपराधी समझ लिया और दोनों जवानों की जमकर पिटाई की गई। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि एसटीएफ के दोनों जवान सिविल ड्रेस में किसी अपराधी को ढूंढने के लिए निकले थे। लोगों ने उन्हें जब पकड़ा तो वो खुद को एसटीएफ के जवान बताने लग गए और खुद को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनकी जमकर पिटाई की गई।
बाद में कुछ लोगों ने इसकी सूचना गढ़पुरा थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों जवानों को भीड़ से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई। हम लोग देखे थे यहाँ पे आया था अपराधी आए थे बिना मतलब के लोग पिस्टल यहाँ पे निकाल के घूम रहे थे। बोला ब्रिज वाला कहाँ पे है, यहाँ पे फिलहाल उस टाइम पीछे था। इसी के ब्रिज वाला फिर देखा पिस्टल लेके तो सब लोग हल्ला हो गया, पकड़ो पकड़ो क्रिमिनल है। जो पिस्टल एक फायरिंग कर रही है। फायरिंग में क्या फिर हम लोग पकड़ लिए थे उन लोग का, सब जितना लड़का लोग थे वहाँ पे पकड़ लिए, सब मिली जो भाग नहीं पाए। और बड़ी खबर गया से सामने आ रही है, जहां गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। ड्रोन से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को यह धमकी मिली है और इसके मद्देनजर एयरपोर्ट की सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दिया गया है। तो एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली, ड्रोन से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल एक चिट्ठी आई और इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ड्रोन से एयरपोर्ट को उड़ाया जाएगा। इस चिट्ठी के मिलने के बाद अब एयरपोर्ट प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है और इसके मद्देनजर मीटिंग भी बुलाई गई और जिसमें ये फैसला लिया गया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को और भी चौकस किया जाएगा। फिलहाल किस के द्वारा चिट्ठी मिली इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और खबर भागलपुर से, जहां पुलिस ने 11 मार्च को कजरैली थाना क्षेत्र में हुए अभिषेक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और छात्र का हत्यारा प्रेमिका का पिता ही निकला। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था, जहां घरवालों ने पकड़कर धारदार हथियार से गला रेतकर प्रेमी को मार दिया। पुलिस ने प्रेमिका के पिता मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं घर के चिराग की हत्या के बाद से अभिषेक के परिजन इस वक्त सदमे में हैं और जबकि प्रेमिका कैमरे पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोग को गिरफ्तार किया इसमें, और जो घटना में प्रयुक्त जो हथियार है गंडासा, उसे भी उनकी निशानदेही पर रिकवर किया गया है। इस देखिए, इसका जो मेन मोटिव निकल के आ रहा है वो प्रेम प्रसंग है। गुड़िया कुमारी जो कि मनोज सिंह की बेटी थी, उसके साथ जो मृतक है अभिषेक, उसका प्रेम प्रसंग था। तकरीबन 4 से 5 साल तक ये एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। गुड़िया कुमारी को गिरफ्तार किया गया है बहादुरपुर से और उनके पिता जो मनोज सिंह है उनको गिरफ्तार किया गया है वादे हसनपुर से, जगदीशपुर थाना अंतर्गत जो है। सोया था घर में, घर से सब बच्चा सो रहा था, हम भी सो गए। कभी घर से निकल गया ये नहीं देखे हैं। कोई बुलाने आया था? ये हम सब नहीं जानते हैं। और पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 4 लोगों को गोली मारने के मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लूटपाट के मकसद से कन्हैया और उसके दोस्तों ने गोली चलाई थी। हालांकि नशे में होने की वजह से अपराधी लूटपाट करने में सफल नहीं हो पाए थे। पुलिस बाकी अपराधियों को भी पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। तारीख की रात्रि को ऊर्जा ऑडिटोरियम के सामने फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। ये लोग मगध हॉस्टल से आ रहे थे। तो इनिशियली इसमें केस दर्ज किया गया था लूटकांड में। तो जो टेक्निकल एविडेंस है उसके बेस पे हम लोगों ने अनुसंधान किया और इस पर जो टीम बनाई, तो इसमें हम लोगों को जो ब्रेक थ्रू मिला, इससे हमने पहला अपराधी कन्हैया, जो कि बेगूसराय का रहने वाला है, हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कन्हैया के ऊपर पहले से भी लगभग आधा दर्जन केस बेगूसराय में प्रतिवेदित हैं, जिसमें ये जेल भी जा चुका है। और अब बात करते हैं शहर शहर शराब की। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया, तो अरवल में छापेमारी कर 3600 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। तो दरभंगा में भारी मात्रा में शराब की बोतलें पकड़ी गई। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी भी तेज होती जा रही है। गोपालगंज की इस तस्वीर को देखिए। ड्रोन की मदद से दियारा इलाकों में छापेमारी की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के दुर्गम और दियारा इलाके में बालू के अंदर छिपा कर रखे गए शराब को जब्त किया। कार्रवाई गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गांव में की गई, जहां प्लास्टिक के ड्रम में शराब छिपाकर जमीन के अंदर रखी गई थी।
अरवल में भी उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 3600 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया। अब एक तस्वीर दरभंगा की भी देख लीजिए, जहां तालाब के अंदर शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि रुहेलगंज के एक तालाब में शराब की सैकड़ों बोतलें रखी हुई हैं, जिसको विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किया। यानी होली के रंग में शराब का नशा चढ़ाने के लिए शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम इनके मंसूबों पर पानी फेरने में लगी है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद, अरवल से अनिरुद्ध और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और शहीद जय किशोर के पिता की गिरफ्तारी और दुर्व्यवहार मामले की जांच तेज हो चली है। वैशाली के जंदाहा थाना क्षेत्र के चक फतेह गांव स्थित शहीद के घर पर दूसरे दिन भी जांच की टीम पहुंची। शहीद जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए अभद्र व्यवहार के मामले के तूल पकड़ते ही सरकार और जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री के हस्तक्षेप और सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग के वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीम जंदाहा पहुंची और पूरे मामले की जांच की गई। जांच टीम ने काफी देर तक प्रतिमा स्थल के पास विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। दोनों पक्षों से बात कर संबंधित मामले पर बयान लिया गया। जांच टीम ने स्थानीय लोगों से भी बात की। आईजी पंकज सिन्हा ने बताया कि पुलिस अपना काम कर रही थी। परिजनों से हमारी बात होगी, उनकी जो शिकायत होगी उसको सुनेंगे। जो आरोपी है उसकी जांच चल रही है। बिना जांच किए हुए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। सभी को है जी। मैं स्थल निरीक्षण के लिए आया था, वो कर लिया। क्या कुछ देखा? उनका स्मारक बना हुआ है, बस वही तो मेन चीज वही था कि हमको देखना है उनका स्मारक। सर पुलिस अभी एक्टिव हुई तो 2 दिन पहले भी एक्टिव हो सकती थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। परिजन तो कुछ और आरोप लगा रहे हैं। अब उनसे हमारी बात होगी, उनकी जो शिकायत है उसको हम लोग सुनेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।